Hello dear students, in previous lecture we had discussed about kinematics is a branch of physics in which particularly we are going to discuss our chapter which is motion and the related terms which motion like distance, displacement, speed and velocity and average speed and average velocity. Suppose आपको बेटा एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट सिखाने की बात कर रहा हूँ. Suppose a car which is moving u equals to uniform speed suppose 54 kilometer per hour. But we know kilometer and hour are not an international unit, so if we have to convert it into meter per second, convert. अगर आपको कन्वर्जन करना है या तो ऐसा, या हो सकता है कि आपको अगर कुछ इधर से दिया हो कि आपका एक कार जो है वो मीटर पर सेकंड में चल रहा है, यू मीटर पर सेकंड, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना हो कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो. दोनों हो सकता है ना. It means we have to convert the unit of speed. We have to convert the unit of speed or velocity, as well as if the unit of speed is given in kilometer per hour, then we have to convert it into meter per second. Or the speed is or velocity is given in meter per second, then we have to convert it into kilometer per hour. Okay. बात करता हूँ कि बेटा किलोमीटर पर आवर है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना. तो सिंपली अगर बात करूँ तो u जो दिया बेटा वो कितना दिया, 54. अच्छा, किलोमीटर इट मींस मुझे कन्वर्ट करना मीटर में, एंड वी नो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. अच्छा, तो मैं किलोमीटर को किस में रख दूं, मीटर में रख दूं, तो मैंने लिखा 1000 मीटर. मीटर को n से डिनोट किया गया. अच्छा, डिवाइडेड बाय r. अच्छा, r में जो है तो मुझे उसमें किस में कन्वर्ट करना, सेकंड में, और 1 hour इक्वल्स टू बेटा 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट इनटू 60 सेकंड. सो 1 hour इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स. 3600 सेकंड्स. अच्छा, मेरे को 1 hour है तो r को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा, 3600 सेकंड्स. अब मुझे जो यूनिट चाहिए था कि मीटर पर सेकंड, वो तो मुझे इधर से मीटर मिल गया, इधर से सेकंड मिल गया. बट सर अभी तो मुझे इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इधर से मुझे इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा. तो u जो है वो 54 को मैं एज इट इज रखता हूं इनटू क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड. अच्छा सर, मेरी यूनिट मिल गई, मुझे क्या करना बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब मैं ऐसा लिखूं कि 54 इंटू, इसको अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा बेटा 18. सो मैं लिखूंगा 5/18. अच्छा, मीटर पर सेकंड. अब सोच कि ये मेरा किलोमीटर में जो दिया था उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड. अगर मैं इसी को बात करता हूं कि मेरा मीटर पर सेकंड में दिया है तो मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं. हर बार आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करने के लिए ये सब कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं एक सिंपल लॉजिक देता हूं. बेटा मान लो कि आपका किलोमीटर पर आवर है, और इधर आपका मान लो मीटर पर सेकंड है. कौन है, मीटर पर सेकंड. अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सोचना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में. सी किलोमीटर बड़ा है तो बड़े को छोटा बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसको छोटे से मल्टीप्लाई करोगे. तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से. किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे. जो आपका गिवन डेटा सपोज कि u है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, u को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे. क्यों, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. अच्छा, वाइस वर्सा. अगर सर आप बोलो कि सर मुझे इसमें कन्वर्ट करना, मान लो कि v है, क्या आया, v मीटर पर सेकंड है, मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये छोटा जो है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बड़े से मल्टीप्लाई करो. अच्छा, बड़ा 5/18 और 8, सोचो 5/18 है और एक 18/5 है, कौन सा बड़ा है बेटा, 18/5 ऑब्वियसली बड़ा है ना. तो 18/5 बड़ा है, तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, v जो दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करूं, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 18/5 से.
ये सिंपल लॉजिक है. Whenever you do require to convert kilometer per hour into meter per second, then you have to multiply given data by 5/18. If we do require to convert meter per second into kilometer per hour, it means we have to convert meter per second into kilometer per hour. Then we have to multiply it by 5/18 by 5. 18 by 5. ध्यान रखना है 5/18 और 18 by 5 में कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि कब 5/18 से करें, कब 18 by 5 से करें. तो आपको सिंपली बताया कि 5/18 छोटा है, 18 by 5 बड़ा क्वांटिटी है. तो जब मैं छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूं तो छोटे से मल्टीप्लाई करूंगा, बड़े में कन्वर्ट कर रहा हूं तो बड़े से मल्टीप्लाई करूंगा. ये आपका सिंपल डेटा है. ठीक है, ये आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा और हेल्पफुल है. अच्छा सर, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि हमने स्पीड पढ़ा, हमने वेलोसिटी पढ़ा. हमने स्पीड पढ़ा, हमने वेलोसिटी पढ़ा. अच्छा सर, डिस्टेंस में चेंज आ रहा था या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा था तो हम उसको स्पीड और वेलोसिटी बोल रहे थे. अगर सोच के सर हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, इट मींस उसका स्पीड चेंज हो रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन. क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. तो हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म है मोशन से रिलेट करता है वो है एक्सेलरेशन. नेक्स्ट टर्म है बेटा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया गया. किससे डिनोट किया गया? स्मॉल ए से. अब एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है तो मैं एक एक का डेफिनेशन बोल रहा हूं. एक एक का डेफिनेशन बोल देता हूं. सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन बोलता हूं, वेलोसिटी का डेफिनेशन बोलता हूं, फिर एक्सेलरेशन का बोलता हूं. ठीक है, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द speed of a particle. It is defined as the time rate change in distance. Time rate change in distance. See, time rate change in distance. सिंपल. अगर उसके डिस्टेंस में टाइम के साथ जिस रेट से चेंज हो रही है तो वो होती है स्पीड. अगर मैं बात करूं टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट change in velocity. See, velocity of a particle, it is defined as the time rate change in displacement. Time rate change in displacement, it is defined as velocity. See, distance में अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो वेलोसिटी है. अच्छा, बात करते हैं एक्सेलरेशन की. बात करते हैं एक्सेलरेशन. अच्छा, एक्सेलरेशन आया क्यों? सपोज कर मैं ये एक कार है मेरा, ये रेस्ट में है. कहाँ है? रेस्ट में. तो ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा. कब तक? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया. इफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन और रेस्ट, इट रिमेन्स इट्स स्टेट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा. कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे. सपोज करके मैंने इसको पुश किया, ऐसे फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड कुछ पहले जीरो थी, u जीरो थी, अब u क्या हो गई? v बन गई. u क्या हो गई? v. मतलब कुछ स्पीड आया. अच्छा, स्पीड आया कहां से? तो स्पीड आया बेटा फोर्स लगाने से. कहां से आया? फोर्स लगाने से. अच्छा, फोर्स लगाया तो मतलब इसको क्या मिला? स्पीड में चेंज हुआ. फोर्स लगाया तो पहले स्पीड जीरो थी, अब स्पीड v आ गई. मतलब वो कहां से मिला? वो स्पीड में चेंज हुआ. अगर मान लो कि फोर्स मैंने बढ़ा दिया, फोर्स को बढ़ा दिया तो आप बोलोगे सर स्पीड में चेंज भी बढ़ जाएगा, स्पीड में चेंज भी बढ़ जाएगा. इट मींस आपका जो चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? वो प्रोवाइड करवा रहा है बेटा फोर्स. अच्छा, फोर्स की बात करें तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है बेटा? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, मुझे चेंज मिला किसमें? स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज. तो एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी. इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी. टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी. और सिंपली अगर आपकी बात किया जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं बात करूं कि इनिशियली सपोज करिए कार है, उसका स्पीड u था, इसका स्पीड u था. कुछ टाइम t के बाद अगर इसका स्पीड v हो जाता है, इसका स्पीड क्या हो जाता है बेटा? v हो जाता है. सपोज कर सेम डायरेक्शन में, तो ये v हो गया. तो एक्सेलरेशन को ऐसा डिफाइन किया गया है कि एक्सेलरेशन को, वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा, एक्सेलरेशन को ऐसा डिफाइन किया गया है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना. 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे ऐसा बोला गया है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन.
बट अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करोगे कि एक्सेलरेशन की, सो इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा तो सर हम बात करें कि एक्सेलरेशन जो आया वो किसमें आया, वेलोसिटी में चेंज आया और टाइम आया। तो सपोज करके u इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल है। तो चेंज क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बोलूं तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। v बेटा यहाँ किसके लिए, स्पीड के लिए u होगा, स्पीड के लिए जो होगा वो क्या होगा बेटा, हम जनरली यूज करेंगे तो स्पीड के लिए u यूज करेंगे, और या इनिशियल के लिए हम यूज करेंगे। सपोज करके हम जो इनिशियल बोलेंगे तो इनिशियल तो उसको हम u से लिखेंगे, फाइनल को हम v से लिखेंगे, u से, और फाइनल को हम किससे लिखेंगे बेटा, v से लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल है तो u है, फाइनल है तो v है। अच्छा तो ये u माइनस v लिख लूंगा अपॉन टाइम टेकन t लगा, तो ये क्या बन गया है, यहां से बेटा आपका एक्सेलरेशन बन गया सर v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी। डेफिनेशन है आपका किसका, एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी। बट 9th स्टैंडर्ड पे आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इट मींस ये एवरेज एक्सेलरेशन है, और हम अभी एवरेज की बात करेंगे। ये सब डेफिनेशंस किसके लिए है बेटा, इंस्टेंटेनियस, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देना हो तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज की। तो यहां से मेरे पास आया कि एक वस्तु v माइनस u बाई टी। अच्छा इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, सुनना, मैं इस t को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास बनेगा v माइनस यू इक्वस टू एटी, v माइनस यू इक्वस टू एटी बना। अच्छा मैं यहां से बात करूं तो v इक्वस टू, v क्या बन जाएगा, तो v इक्वस टू बनेगा u प्लस एटी, u प्लस एटी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है पहला, दिस इज द नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आया, तो बेटा एक्सेलरेशन से आया कि एक एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इट मींस वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज जो होता है बेटा मैं आपको बोल दूं कि चेंज जो होता है ऑलवेज, चेंज जो होता है ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज जो होता है बेटा कैसे लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। हो सकता है कि आपका फाइनल क्वांटिटी छोटा हो, इनिशियल बड़ा हो, तो वो नेगेटिव में आ जाए, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। अच्छा तो बात करेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है, वेक्टर है। अच्छा बात करते हैं सर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या बेटा, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सर वेलोसिटी की यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा वेलोसिटी क्या था, तो बोले सर मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट हो गई सर एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। अच्छा हम थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड करेंगे, और अब आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो डेराइव करना है बेटा आपके सिलेबस में, वो आपको ग्राफ से डेराइव करना है। किससे डेराइव करना है, ग्राफ से डेराइव करना है। और ग्राफ से डेराइव करने के लिए आपको ग्राफ आने चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, कैसा हम बनाते हैं। अच्छा बात करता हूं v इक्वल्स टू u प्लस एटी। सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहूंगा। सपोज कर कि एक मेरी कार है, वो इनिशियल u स्पीड से चल रही, किससे चल रही है, इस डायरेक्शन में u से चल रही, ठीक। t टाइम बाद मान लो कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, ये फिर से वही कार है, ठीक। इसकी स्पीड अब भी v क्या रहता है, u ही रहता है। मतलब ये इसकी स्पीड जो u थी वो चेंज नहीं हुई, तो मतलब क्या बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया यही तो बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इट मींस क्या हुआ कि यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा यूनिफॉर्म मोशन है मतलब v इक्वल्स टू u है, v इक्वल्स टू u है, मतलब इसने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बेटा आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है बेटा फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। मतलब फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। मतलब यूनिफॉर्म मोशन को मैं बोल सकता हूं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो, तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है कि अगर मान लो मैंने एक्सेलरेशन को जीरो पुट किया तो यहां से मैंने लिखा कि a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी।
टाइम तो नहीं रुकेगा, टाइम तो कुछ टाइम तो लगेगा, यहां से यहां गया तो। अच्छा सर लेकिन मेरा v और u दोनों सेम है, v और u सेम है, इसका मतलब बोलूंगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस v और u माइनस u। सपोज करके v माइनस v बोल देता हूं डिवाइडेड बाय टाइम t, तो ये क्या बन गया 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या होगा 0, मतलब क्या हो गया एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि आपका कोई कार है वो किसी स्पीड u से चल रहा है तो वो u से ही चलता रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और फोर्स का बात करें तो एक्सेलरेशन, जब तक आप उसको एक्सेलरेट नहीं करोगे तब तक उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा सर जरूरी है कि हम उसकी स्पीड में चेंज का मतलब इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो। अगर मान लो कि किसी ने ब्रेक लगाया, किसी ने क्या लगाया ब्रेक लगाया, मान लो कि पहले स्पीड u थी और फिर क्या होगा ब्रेक लगाया तो v हो गई। अच्छा ब्रेक लगाया तो v हो गई मतलब वो कम होगी है ना, क्या हो गई डिक्रीज हो गई। कैसे हो गई डिक्रीज हो गई। अच्छा डिक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा v माइनस u बाई टी। मान लो पहले थी 10 मीटर पर सेकंड, पहले कितना था u जो है वो 10 मीटर पर सेकंड मान लो, और v जो हुआ वो हो गया 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड होता है ना कई बार, अगर आप जा रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो, तो अगर आप मान लो कि आपने सामने देखा कि ऑब्स्टेकल है या फिर आपको सिग्नल मिला रेड सिग्नल, तो आपने क्या करना होता है थोड़ा ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक यूज किया तो मतलब आपका क्या हो गया स्पीड क्या हो गया डिक्रीज हो गया। इट मींस इस बार अगर मैं आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मैं लिखूंगा v माइनस u, और v कितना है बेटा 5 माइनस u कितना है 10 डिवाइडेड बाय, मान लो कि आपने 2 सेकंड्स में ऐसा काम किया, 5 सेकंड्स में काम किया, किसमें 5 सेकंड लगे आपको स्पीड को कम करने में, तो सपोज करो तो मैंने लिखा 5। अच्छा सर 5 माइनस 5 कितना आ गया माइनस 5 बाई 5, इट मींस माइनस 1। इट मींस एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है मेरा नेगेटिव है। एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं पॉजिटिव हो सकता है एक्सेलरेशन क्या हो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा उसका स्पीड जो है वो u जो है वो इंक्रीज होगा, u क्या होगा इंक्रीज होगा। बट अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो u आपका डिक्रीज होगा, u आपका डिक्रीज होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो हम उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। हो सकता है कई जगह आप डी एक्सेलरेशन देखो, डी एक्सेलरेशन और इसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है ना। तो जरूरी नहीं कि आपका जो एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेट करना हो। हाँ एक्सेलरेट कर रहे हुए तो आपका स्पीड एक्सेलरेशन पॉजिटिव में तो स्पीड बढ़ेगा, बट हो सकता है कई बार आपने ब्रेक यूज किया तो वो भी एक्सेलरेशन है बट अपोजिट एक्सेलरेशन, मतलब उसको रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो उसकी वजह से स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है। अच्छा सर आपने ये थोड़ा सा बताया, अगर मान लो मेरा एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मान लो कि मेरा एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो स्पीड कुछ v हो गई, स्पीड कुछ v हो गई, तो इस बार आप बोलोगे सर स्पीड चेंज हुआ, स्पीड में क्या हुआ चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ स्पीड में चेंज कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूला से मैं बोलूं तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर a 0 है, अगर मान लो कि a 0 है, कैसा a इक्वल्स टू 0 हो जाए तो मतलब मेरा v इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा u बन गया। अगर मैं यहां से ग्राफ बनाऊं, यहां से ग्राफ बनाऊं, ग्राफ किस किस के बीच बना रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने बनाया v और u के बीच, मैंने बनाया v और u के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब v इक्वल्स टू u है। तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, अगर आपने पॉइंट मेथड से ग्राफ बनाना सीखा हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखा हो तो आपको सीखना पड़ेगा, विच इज टू इजी। आपको क्या करना है v के वैल्यू और u के वैल्यू पुट कर करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। और उसका अल्टरनेटिव मैं आपको सिखाऊंगा फिजिकली जब हम क्लास में आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब। तो अगर आप बोलोगे सर v इक्वल्स टू u है, इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, तो मतलब ग्राफ ऐसे होगा। अगर v0 तो u0 u और ये ऐसा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा कि यहां से अगर मैं आपको डिस्टेंस और वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, ये तो v और u ग्राफ है। अच्छा मैं यहां से vt ग्राफ बनाऊं, कैसा बनाऊं vt ग्राफ। vt ग्राफ की बात करता हूं मैं जब एक्सेलरेशन 0 है उस केस में। तो अगर आपका ये v है, ठीक है, ये आपका v है और ये आपका t टाइम है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो v ही u है, मतलब टाइम के साथ v में कोई चेंज नहीं हो रहा ना। सपोज कि मेरे को क्या करना बेटा, मैंने आपसे बोला कि आपका फैन जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, आपने रेगुलेटर को सेट कर लिया, सपोज करके 0.2 पे सेट किया है, तो उसका स्पीड क्या है अभी कांस्टेंट है। अच्छा तो स्पीड के साथ आपको टाइम के साथ स्पीड का ग्राफ बनाना है, तो आप बोलोगे कि सर अभी जो स्पीड है 2 मिनट बाद भी वही स्पीड रहेगी, 2 घंटे बाद भी वही स्पीड रहेगी। इसका मतलब आपका vt ग्राफ
ग्राफ जो है, वीटी ग्राफ, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमारा v जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये इंटरसेक्शन बोलते हैं बेटा इसको, कि ओरिजिन के साथ जो पॉजिटिव एक्सिस में या नेगेटिव एक्सिस में जो इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये u हो गया, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। किसके हैं? यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। a इक्वल्स टू 0 मतलब मैं बोल सकता हूं इसको यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोल सकता हूं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का आपको यूवी ग्राफ पता हो, वीटी ग्राफ पता हो, और एक एसटी ग्राफ पता हो। एसटी बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको बोलते हैं यूवी ग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं वीटी ग्राफ, ठीक है। थर्ड वन मैं बनाना चाह रहा हूं एसटी ग्राफ। एसटी बोले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसका? टाइम के साथ। अगर मान लो कि ये मेरा ऐसा है, ये मेरा एस है और ये मेरा टी है, ये मेरा ओरिजिन है। अब आप बोलोगे कि सर पहले यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि पहले टी टाइम में अगर ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो नेक्स्ट टी में भी कैसे करेगा? डी ही करेगा। यूनिफॉर्म मोशन, इफ an object motion of an object is defined as uniform if it travels same distance in same interval of time। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है टी टाइम में सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो मोशन कैसा होता है बेटा? यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आप बोलोगे कि सर मेरा तो जो आएगा वो क्या आ रहा है, मुझे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ चाहिए। मुझे किसका चाहिए? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अच्छा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम जो होती है वो कुछ ऐसे रिलेट करती है, अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हो कि स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड वो क्या थी बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये स्पीड कांस्टेंट है, ये कैसा है? फिक्स है ना। तो ये फिक्स है तो मतलब मुझे क्या मिल गया? मुझे ये मिल गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर मैं बात करूं तो यहां से, तो मेरा जो एसटी ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा? टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर बात करूं v और u, तो v बढ़ेगा तो u बढ़ेगा। अगर u और v दोनों सेम है तो मैं आपको बोल सकता हूं ut ग्राफ जो बनाया या vt ग्राफ जो बनाया वो कैसा बनाया? मेरा कांस्टेंट आ जाएगा। एक्चुअली इस ग्राफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आपको vt और आपको st ग्राफ पता होना चाहिए। अगर मैं इसी में बात करूं कि यूनिफॉर्म मोशन में आपको एटी ग्राफ बनवाता हूं, यूनिफॉर्म मोशन में एटी ग्राफ बनवाता हूं, आपसे बोला गया कि सर ए और टी का ग्राफ बनाओ, ए और टी का ग्राफ बनाओ, तो एटी ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा? सर आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो मेरा 0 है, तो ये आपका एटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। टाइम एक्सिस पे ही आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 0, और 0 अगर वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे 0 होती है और एक्स की क्वांटिटी वाई पे 0 होती है ना। तो ये आपका y इक्वल्स टू या v इक्वल्स टू u प्लस एटी वाले ग्राफ हुए जब एक्सेलरेशन 0 है। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर मान लो कि ये तो मैंने पहला केस लिया जब a0, केस फर्स्ट व्हेन a0, अगर a नॉन जीरो है, सपोज a नॉन जीरो है, केस सेकंड की बात करता हूं कि अगर a जो है, केस सेकंड की बात करते हैं बेटा, केस सेकंड में अगर मैं कंसीडर करता हूं कि a नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो आप बोलोगे सर v इक्वल्स टू u प्लस एटी, a नॉन इक्वल टू 0 है और a क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। a क्या है? पॉजिटिव है। सपोज पॉजिटिव नेगेटिव दो केस हो सकते हैं ना। अच्छा, तो आप बोलोगे सर v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, मुझे क्या बनाना है? मुझे vt ग्राफ बनाना है। मुझे क्या बनाना है? सबसे पहले मुझे vt ग्राफ बनाना है। तो vt ग्राफ के लिए आप बोलोगे सर ये तो t है, ये v है। अच्छा सर मेरा t 0 था तब भी मेरा u तो था कुछ, तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाता है बेटा? ये इंटरसेक्शन u होता है कि आपका टाइम अगर 0 है तो भी v तो u है। अच्छा, उसके बाद अगर a पॉजिटिव है तो v क्या होगा? बढ़ेगा। अरे बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मैं बात करूं टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के साथ साथ v भी बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया vt ग्राफ हो गया। क्या हो गया? vt ग्राफ हो गया, है ना। अच्छा, तो ये आपका VT ग्राफ ही आपका इंपॉर्टेंट है। ST ग्राफ आपको जो है अभी समझ में नहीं आएगा, तो आपका VT ग्राफ हो गया। अच्छा, हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, इसी के लिए बात करूं तो अगर मैं इसको ST ग्राफ में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं? ST ग्राफ में। थोड़ा सा मैं आपको वो डेफिनेशन से कुछ अलग टर्म्स सिखाना चाहूंगा। तो ये आपका VT ग्राफ हुआ नॉन जीरो। अगर मान लो कि A पॉजिटिव है, अगर A नेगेटिव होता,
ए जो है वो नेगेटिव है, नॉन जीरो है, और एक ऐसा है बेटा नेगेटिव है, एक ऐसा है। अगर ए नेगेटिव है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि सर हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। अच्छा डिक्रीज होगी तो उस केस में आप क्या करोगे कि सर ये मेरा टाइम है, ये मेरा v है ना, और मान लो कि आपका इनिशियल u से चल रहा था, तो आप बोलोगे ए नेगेटिव है तो मेरा क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस at। ए नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। अच्छा माइनस आ जाएगा तो सर ये मेरा u था, तो कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जीरो। आपको भी पता है अगर आपका कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो आप उसको ब्रेक यूज करोगे तो कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कुछ टाइम बाद v क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे जीरो हो जाएगी। तो ये कैसा है, रिटार्डेशन है। कैसा है, ये रिटार्डेशन है। अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा जो हो सकता है आपके लेवल पे ना हो सकता है आपके लेवल पे ना हो, बट थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, अच्छा आपने ग्राफ देखा, एक्चुअली ग्राफ मैथ्स में पढ़ने के बाद अगर ये चैप्टर पढ़ाते तो हम थोड़ा सा मजा आता है। अच्छा ग्राफ जो है उसमें स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सिखाऊं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करते हैं हम, तो स्ट्रेट लाइन का सर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, हम जो अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है बेटा y इक्वल्स टू mx प्लस c। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस या माइनस और c। अच्छा m क्या होता है, तो बेटा यहाँ m होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। m जो होता है बेटा वो स्लोप होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। m जो होता है स्लोप होता है। अच्छा m की बात करते हैं स्लोप की। तो बेटा मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको दो ग्राफ दी, एक ये दिया और एक ये दिया, मुझे बताओ इन दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा। मान लो ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, तो आप बोलोगे सर स्लोप जो है ग्राफ सेकंड का स्लोप ज्यादा है। सिंपली हम बोलते हैं ना कि बेटा ये स्लोप है। अगर मान लो कि मैं इधर से फिर से एक और ग्राफ बनाता हूं कि ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, अब बोलो पहला और सेकंड, स्लोप किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर स्लोप पहले का कम है, सेकंड का ज्यादा है। यहाँ पहले का कम है, सेकंड का ज्यादा है, तो स्लोप का मतलब तो आपको पता चल गया। एक्चुअल में स्लोप जो होता है बेटा वो ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग कुछ और होता है। टेन थीटा, थीटा कैलकुलेट करते हैं हम एंगल एक्स एक्सिस के साथ, फिर उससे बात करते हैं। लेकिन यहाँ m क्या है, स्लोप है। अच्छा c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि इंटरसेक्शन पॉजिटिव हो सकता है आपका इंटरसेक्शन नेगेटिव हो। अच्छा आपको जो ये y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस c का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। अगर मान लो कि c जीरो हो जाए, अगर मान लो c क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर c जीरो हो जाए तो y इक्वल्स टू इफ c इज जीरो देन y इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, mx। y इक्वल्स टू क्या हो गया, mx। मतलब अगर y का वैल्यू जीरो है तो x का वैल्यू भी जीरो, और दोनों जीरो कहां होते हैं, ओरिजिन पे। मतलब ये आपका ग्राफ, सपोज करके ये आपका ग्राफ ऐसा गया, कब, जब c जीरो है तो उस केस में ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ हो गया। अच्छा m क्या है, तो m मैंने बोला आपको स्लोप है। m क्या है बेटा, m क्या है, यहाँ स्लोप है ना। तो m का वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ता जाएगा, m का वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ता जाएगा। सर हम इसके ग्राफ बनाए कैसे, सर हमें मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाना नहीं आ रहा तो हम इसके ग्राफ बनाए कैसे। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सिंपल वाला तरीका सिखा रहा हूं मैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको ग्राफ पेपर पे जरूरी नहीं हो, आपने सीखा होगा। तो आपने एक बार y रखा या आपने x रखा, ठीक है। आपको क्या करना है, x और y की कुछ भी वैल्यूज रखने हैं, x और y के कुछ भी वैल्यूज। मान लो कि अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा, x का वैल्यू पहले 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, -1 रखा और -2 रखा। ठीक, आपने x के वैल्यूज पुट करने इस इक्वेशन में। तो अगर मैंने जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, प्लस या माइनस c, प्लस या, मान लो कि मैंने इसको प्लस कंसीडर कर लिया होता तो ये कितना आता, c आता y का वैल्यू। आया कि नहीं आया, आया। अच्छा c भी कोई टर्म होगा बेटा, c क्या है आपका, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, c आपका कोई फिक्स्ड आपका वैल्यू है, c आपका क्या बेटा, वैल्यू है। अच्छा m भी आपका वैल्यू रहेगा तो आपका x के साथ बनेगा। मान लो जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोल देता हूं कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 9, y इक्वल्स टू 2x प्लस 9, इसका ग्राफ बनाना मान लो मुझे। तो y का वैल्यू बेटा, x की वैल्यू मैंने रखी 0 तो y का वैल्यू है 9, y का वैल्यू कितना है बेटा, 9। अच्छा मैं बात करता हूं, सर आपने अगर y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू 1 रखूंगा तो बेटा मेरा y का वैल्यू कितना आएगा, 9 प्लस 2 11।
ठीक, आपने बोला सर अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा, x का वैल्यू 2 रखा तो मेरा आंसर आना चाहिए 2 2 4 + 9 13। ओके, अब बोलोगे सर मैंने x का वैल्यू अगर -1 रखा, x का वैल्यू -1 रखा तो मेरा y आना चाहिए 7। ठीक, और अगर x का वैल्यू -2 रखा तो y का वैल्यू आना चाहिए बेटा 5। कितना आना चाहिए? 5। अच्छा सर मुझे तो इसका इक्वेशन जो बनाया आपने उसका ग्राफ होगा कैसे? तो इधर आप ग्राफ बना के दिखा दो, इधर आप मुझे ग्राफ बना के दिखा दो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपने ग्राफ पेपर 8th में यूज किया होगा सिंपली, है ना? तो मैं ग्राफ पेपर, एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो नहीं है अपने पास, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको ग्राफ बना के बताएं। अच्छा, ये मेरा मान लो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस। अच्छा, मैंने पॉइंट कौन कौन से लिए? तो मेरा पॉइंट x = 0, x = 0 मतलब y एक्सिस पे कौन 0 होता है बेटा? x 0, और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे y पे x 0 तो x पे कौन 0? y 0। अच्छा, बात करता हूं, तो जब मेरा x का वैल्यू 0 है तो y कितना है? 9 है, तो मतलब y का वैल्यू 9 यहां कहीं रहा होगा। सपोज करके मैं इसको लिख देता हूं y एक्सिस और x = 0, तो ये y एक्सिस पे कहां मेरा जो है कि अगर मेरा x 0 है तो y 9 है एक बार, तो x 0 तो y 9, मान लो कि ये मेरा 9 है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं कि सर मेरा जो ये पहला पॉइंट हो गया, तो पहला पॉइंट कैसे लिखा जाता है? तो आपको बेटा पॉइंट लिखना सिखाऊं तो पहले से लिखा जाता है आपका x कोऑर्डिनेट, फिर लिखा जाता है तो 0,9 में इसको लिखूंगा। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1,11, मतलब जब आपका x का वैल्यू 1 यहां कहीं रहा होगा तो 9 जो है वो 11 चला गया, मतलब ये यहां कहीं आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा 1,11। ठीक, थर्ड पॉइंट जो आपका होगा बेटा, थर्ड पॉइंट बेटा आप बोलोगे कि सर मेरा है 2,13, 2,13, तो 2 यहां कहीं रहा है तो 13 यहां कहीं रहा होगा, ये 13 है तो ये 2 है, तो आपने बोला सर ये मेरा 2,13 वाला पॉइंट हो गया। आपको ऐसा लिखना पड़े तो आपको पहला कोऑर्डिनेट बेटा x एक्सिस होता है बाय डिफॉल्ट, सेकंड वाला y एक्सिस होता है। अच्छा, आपने 3 पॉइंट रखे, फिर आपने लिखा -1,7, -1,7, तो सर इस बार x का वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो x इधर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, x का नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव मान लो कि -1 यहाँ कहीं है, तो आप बोलोगे सर 7 तो इससे छोटा रहा होगा, तो ये यहाँ कहीं आया होगा पॉइंट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आप बोलोगे सर -2,5, मतलब अगर x का वैल्यू और भी नेगेटिव में जा रहा है तो यहाँ कहीं तो ये 5 यहाँ कहीं आया होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो बन जाएगा बेटा वो ऐसा बन जाएगा। कैसा ग्राफ बन जाएगा बेटा? ये आपका ग्राफ बन जाएगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, बात करते हैं स्लोप की, बात करते हैं स्लोप की। आपको स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप बोले तो बेटा यहाँ होता है, ये होता है m। क्या होता है? m। और m को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात करूं तो ये होता है tan थीटा। ये थोड़ा सा मैथ्स में आ जाओगे 11th में तब पता चलेगा। ठीक है, तो आपको 11th में जाओगे तो पता चलेगा, तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव कब है तो मैं आपको बोलूं कि थीटा जो है वो लेस देन 90 है। तो देखो आपका जो ये वाला एंगल जो है ना 90 से छोटा है ना, 90 तो यहाँ होता, 90 से छोटा है, थीटा लेस देन 90 है, तो आपका m क्या आता है बेटा? पॉजिटिव आता है। m क्या आता है? पॉजिटिव। और थीटा अगर आपका ग्रेटर देन 90 है, सॉरी थीटा लेस देन 90 है, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो आपका m जो आएगा स्लोप वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब आपका स्लोप जो है अगर ये नेगेटिव हो जाए, कौन? m अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका ग्राफ कैसा आता? फिर बेटा इसका एंगल 90 से बड़ा, तो मतलब आपका ग्राफ ऐसा आता है या ऐसा आता, कैसा भी आता। ठीक है, तो ये देखो ये वाला एंगल क्या है? 90 से बड़ा है। ये वाला एंगल क्या है बेटा? 90 से बड़ा है ना? तो ये थोड़ा सा ट्राई करना है स्ट्रेट लाइन पढ़ने का और बेसिक टर्म्स पढ़ने का। नेक्स्ट टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे कि आपके ग्राफ से एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने हैं वो मैथमेटिकली इजी है एज कंपेयर टू ग्राफ, बट आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ये वाला मेथड्स आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, तो रिवाइज करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कैलकुलेशन ऑफ टू डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशंस by using graph. Thank you.